भारत ने अपने हवाई सुरक्षा कवच को अभेद बनाने के लिए S-400 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके तहत 3 डिफेंस सिस्टम भारत आ चुके हैं और चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात भी इनको किया जा चुका है। अब बाकी बचे 2 रेजिमेंट्स को रूस अगले साल तक भारत को सप्लाई कर देगा। हालांकि अब तक ये डिफेंस सिस्टम आ चुके होते, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी दर्ज की गई। उम्मीद इसके साथ यह है कि सितंबर में भारत को रूस 2 युद्धपोतों की सप्लाई करेगा। जानकारी के मुताबिक 2 युद्धपोतों में से पहले युद्धपोत तुशिल की आपूर्ति की जाएगी, दूसरे युद्धपोत तमाल की आपूर्ति जनवरी में की जाएगी। इन पोतों की आपूर्ति 2022 तक होनी थी, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के कारण इसमें देरी हुई। रूस 2018 में हुए 4 फ्रिगेट सौदे के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट की आपूर्ति कर रहा है। बाकी 2 पोतों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। तीसरी खबर उस बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी है जिसका सफल परीक्षण भारत ने किया। इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। क्या है इसकी खूबियां, आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात S-400 डिफेंस सिस्टम की, जिसके आने से भारत का आसमानी सुरक्षा कवच बेहद मजबूत हुआ है और अब बाकी बचे S-400 के 2 रेजिमेंट्स के आने से भारत की हवाई सुरक्षा और भी अभेद्य हो जाएगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसने भारत की हवाई सुरक्षा कवच को बेहद ताकतवर बनाया है। आसमान में हिंदुस्तान का अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है। वो सुरक्षा चक्र अब और अभेद्य होने जा रहा है। इस साल के आखिर तक 2 और S-400 डिफेंस सिस्टम भारत की सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे। न तो चीन की मिसाइल इसे भेद पाएगी और न ही पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन। S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे शक्तिशाली हथियार बताया जा रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर ये सौदा किया है। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत में किसी भी संभावित हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। रूस नई समय सीमा के तहत भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 की बची हुई 2 रेजिमेंट की आपूर्ति करेगा। रूस 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत भारत को लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों की 3 इकाइयों की सप्लाई पहले ही कर चुका है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 3 स्क्वाड्रन को उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात भी किया जा चुका है और इनसे अभ्यास भी किया जा चुका है। और अब S-400 की 4थी और 5वीं खेप भारतीय रक्षा बेड़े की ताकत में और इजाफा करने जा रही है। भारत को रूस S-400 मिसाइल सिस्टम का 4था और 5वां रेजिमेंट देने जा रहा है। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी 8 लॉन्चिंग ट्रक। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी उनमें 4 मिसाइलें निकलती हैं। कुल मिलाकर एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं, यानी एक रेजिमेंट किसी भी समय 32 मिसाइलें दाग सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉय किया जाएगा। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर 2018 में हुई भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच इस S-400 मिसाइल तकनीक के लिए करार हुआ था। मौजूदा वक्त में इस मिसाइल तकनीक को दुनिया की सबसे ताकतवर रक्षा प्रणाली समझा जाता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। S-400 में 4 रेंज की मिसाइलें होती हैं, 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसका रेडार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये एक ही राउंड में 32 टारगेट को भेदने में सक्षम है। S-400 डिफेंस सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती।
इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत का सुरक्षा चक्र और भी अभेद्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अंडमान निकोबार के समुद्री तट पर इस बैलिस्टिक मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। इस मिसाइल को इजरायल की तकनीकी मदद के साथ अब भारत में भी बनाया जाएगा। आसमान में हिंदुस्तान का सुरक्षा चक्र और मजबूत करने के लिए एक नया हवाई योद्धा तैयार है। भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार के समुद्री तट पर क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके आसमान में हिंद की ताकत का एक और प्रमाण दे दिया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, यानी 250 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी इस मिसाइल के निशाने से बच नहीं सकता। इजराइल में बनी क्रिस्टल मेज 2 हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार में इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर किया गया। इस मिसाइल ने तय टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर दिया। इस परीक्षण में ये मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी। भारतीय सेना इजराइल में बनी क्रिस्टल मेज 1 मिसाइल पहले से इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन क्रिस्टल मेज 2 लंबी रेंज वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल दुश्मन की लंबी दूरी वाले रडार को चकमा दे सकती है। यही नहीं, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी ये मिसाइल बेहद कारगर साबित हो सकती है। ये मिसाइल जमीन के साथ साथ जमीन के नीचे सुरंग में छिपे दुश्मनों को भी एक पल में नेस्तो नाबूद कर सकती है। ये मिसाइल बिना GPS लोकेशन के भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के तहत इजराइल की इस मिसाइल का देश में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जा रही है। ये कदम रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहे भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मिसाइल के दम पर भारत का आसमान दुश्मनों की हवाई साजिशों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। DRDO ने सेना के जवानों के लिए एक अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये जैकेट दूसरे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले काफी हल्की है, लेकिन हल्का होने के बावजूद ये जवानों को दुश्मनों की गोलियों से बचाने में सक्षम भी है। ये है हिंदुस्तानों के जवानों का अभेद्य सुरक्षा कवच। इसे पहनने वाले जवान को ना तो राइफल की गोली छू सकेगी और ना ही किसी दूसरी मशीन गन की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अत्याधुनिक तकनीक और मटेरियल से तैयार किया है। खास बात यह है कि ये जैकेट अब तक बनी सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सबसे हल्की है। हल्का होने की वजह से इस जैकेट को घंटों पहने रहना बेहद आसान है। ये जैकेट जवानों को कभी भारी नहीं लगेगी। DRDO के कानपुर सेंटर ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया है। हाल ही में इस जैकेट का TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के दौरान जैकेट पर स्नाइपर राइफल से 6 गोलियां दागी गयी, लेकिन ये सभी गोलियां इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में नाकाम रहीं। इस जैकेट का आगे का हिस्सा मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है। पीछे के हिस्से पॉलीमर से तैयार किए गए हैं। निर्माण के इस आधुनिक तरीके से इस जैकेट को पहनना आरामदायक है। साथ ही ये जवानों के लिए जीवन रक्षक भी साबित होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसे आप जिंदा दिली की मिसाल कह सकते हैं। ये खबर पेरू से आई है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इमारत में फंसे लोगों को बचाने का मुश्किल ऑपरेशन शुरू हुआ। ये घटना दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लिमा की है। वहां एक इमारत में भीषण आग लग गई थी और ये आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता देखा जा सकता था। भीषण आग के बाद हालात ऐसे थे कि ऊंची इमारत के अगल बगल में बने मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। तभी पुलिस को आग लगने की खबर सूचना मिली, तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे बड़ी चुनौती आग से धधकती बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का था। मुश्किल बढ़ती देख हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाना पड़ा। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर फंसे लोगों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। दरअसल पेरू में आग लगने के बाद पुलिस के जवानों ने एक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इमारत का हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर के अंदर से बनाए एक वीडियो में पुलिस अधिकारी धुआं निकलती बिल्डिंग की तरफ इशारा करते देखा जा रहा है। यानी उस पुलिस अधिकारी ने पायलट को इशारों में बिल्डिंग के करीब जाने को कहा। कुछ देर में हेलीकॉप्टर आग उगलती बिल्डिंग के बेहद करीब पहुंच गया। चारों तरफ से मुआयना करने के बाद वहां फंसे लोगों को निकालने की रणनीति पे काम किया गया। और आग से धधकती बिल्डिंग के मुआयने के बाद तय हुआ कि हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे वाली इमारत के ऊपर मंडराने लगा। फिर हेलीकॉप्टर से बंधी रस्सी के सहारे एक फायर फाइटर नीचे उतरता नजर आया। वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और वहां फंसे हुए एक आदमी को रस्सी की मदद से अपने साथ लाता दिखा। धीरे धीरे दोनों रस्सी के सहारे हवा में मंडराते हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। इसी तरह एक एक कर सभी फंसे हुए लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तरफ जमीन पर दमकल की गाड़ियां पानी की बौछार कर आग की लपटों को शांत करने में जुटी दिखाई दी। रेस्क्यू की एक तस्वीर हिंदुस्तान से भी आई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण बर्फबारी के बाद यहां एक गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया। असल में जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी एम्बुलेंस बर्फीले तूफान से प्रभावित एक इलाके में फंस गई। बर्फ की चादर एम्बुलेंस के पहिए को मानो जाम कर रही थी। वो ना आगे बढ़े और ना पीछे हटे। काफी कोशिश के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला की जिंदगी को खतरे में देख बीआरओ के जवान तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। फिर बीआरओ की टीम बीकन ने इस फंसी हुई एम्बुलेंस को रोड बनाने में इस्तेमाल होने वाली अपनी हैवी गाड़ी से बांध के खींचना शुरू किया। पीछे से इन जवानों ने एम्बुलेंस को धक्का लगाया, जिससे एम्बुलेंस वहां से निकल सकी। बीकन टीम ने न सिर्फ एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, बल्कि उसमें सवार गर्भवती महिला को सुरक्षित और तय समय पे अस्पताल भी पहुंचाया। और अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां अवधपुरी में आज से 84 कोसी परिक्रमा का शंखनाद हो गया है। ये परिक्रमा रामायण कालीन कई महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों की तपस्थली से होकर गुजरेगी। ऐसी मान्यता है कि तमाम सिद्ध ऋषियों ने त्रेता युग में अवध क्षेत्र में तपस्या करके इस क्षेत्र को प्रभु राम के अवतरण के लिए पवित्र बनाया था। इसी के साथ अयोध्या से शुभ समाचार ये भी है, गुड न्यूज ये आई है कि राम मंदिर का अगले चरण के लिए निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। ट्रस्ट ने इसी दिसंबर तक मंदिर के अगले चरण का पूरा करने का टारगेट भी रखा है। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ चुके हैं। रोज लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि जैसे जैसे मंदिर निर्माण अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ेगा, इसकी भव्यता और ज्यादा नजर आएगी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा होगा। फिलहाल तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य और भी तेज कर दिया गया है। मंदिर में निर्माण में जुटे मजदूरों की संख्या अब 4000 हो गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य और भी तेज कर दिया गया है। मंदिर में निर्माण में जुटे मजदूरों की संख्या अब 4000 कर दी गई है। कोशिश यही है कि इस साल के अंत तक मंदिर का शिखर और भगवान राम का भव्य दरबार तैयार हो जाए। इसके साथ ही अवध क्षेत्र में आज से 84 कोसी परिक्रमा की भी शुरुआत कर दी गई है। राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ तेज।
दिसंबर 2024 तक बन जाएगा भव्य राम दरबार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हर रोज लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और गर्भगृह में विराजमान रामलला के मनमोहक स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मंदिर के प्रथम तल और शिखर का निर्माण होना बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के निर्माण कार्य की गति को और भी बढ़ा दिया है। पहले जहां करीब 3500 मजदूर राम मंदिर निर्माण कार्य में हाथ बटा रहे थे, अब उनकी संख्या 500 और बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर 2024 तक राम मंदिर के प्रथम तल और राम दरबार और शिखर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिखर तैयार होगा। मंदिर के चारों एक सिक्योरिटी वॉल बनेगी, जैसे ये रेक्टेंगल 3 की दीवार बनी है। ये सिक्योरिटी वॉल 40 फीट वाइड होगी। एक तरफ जहां राम मंदिर तेजी से भव्य आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवध में आज से 84 कोसी परिक्रमा की भी शुरुआत हो गई है। बस्ती जिले के मकभूमि से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा रामायण कालीन ऋषियों की तपस्थलियों से होकर गुजरेगी। ये धार्मिक परिक्रमा 21 दिनों तक चलने के बाद वैशाख शुक्ल की सप्तमी यानी 14 मई को संपन्न हो जाएगी। मान्यता है कि मकभूमि वही धार्मिक स्थल है जहां राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और त्रेता युग में ऋषियों ने अवध क्षेत्र में तपस्या करके प्रभु राम के अवतरण के योग बनाए थे। 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। 21 दिनों की इस धार्मिक परिक्रमा में जगह जगह कीर्तन, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पाठ किए जाएंगे और अवधपुरी एक बार फिर से राम नाम के जयकारों से गूंज उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए क्या है 84 कोसी परिक्रमा का महत्व, कैसे हुई इसकी शुरुआत बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राम भक्त अवध की परिक्रमा 3 तरह से करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा इसको। अयोध्या में सबसे छोटी परिक्रमा 5 कोस की है जो करीब 15 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा 14 कोसी परिक्रमा भी है जो करीब 42 किलोमीटर की होती है। और तीसरी 84 कोसी परिक्रमा है जो करीब 275 किलोमीटर की होती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की बात करें तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 5 जिलों में 275.35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए इसकी खासियत और क्या है वो भी समझिए। 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या के अलावा अंबेडकर नगर से होकर गुजरती है। इसके अलावा इन 5 जिलों में बाराबंकी, बस्सी, गोंडा जिले शामिल हैं। 84 कोस की परिक्रमा उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है जो भगवान राम के राज्य से जुड़े हुए हैं, यानी ये अवध क्षेत्र की परिक्रमा है जो करीब 24 दिन तक चलती है। अब देखिए 84 कोस की परिक्रमा जो है वो मनुष्य को 84 योनियों से मुक्ति दिलवाती है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इसकी शुरुआत त्रेता युग में हुई थी। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के मुताबिक राजा दशरथ ने देवताओं से पुत्र प्राप्ति के लिए अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। 84 कोस परिक्रमा उसी स्थान से शुरू होती है जहां यज्ञ किया गया था, यानी बस्ती में मखौरा गांव से यात्रा की शुरुआत होती है। और देखिए इसके साथ पुत्र यज्ञ के लिए दशरथ जी ने करीब 22 दिनों में पैदल ही यात्रा पूरी कर ली थी। इसमें करीब 25 पड़ाव के साथ विश्राम के लिए कई सारी जगहें भी आती हैं। 84 कोसी परिक्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है कि इस परिक्रमा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। विकास कार्य पूरा होने के बाद पर्यटक अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा 4 लेन मार्ग से बड़ी आसानी से तय कर पाएंगे। इस मार्ग के विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च किए जा रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ने वाले पौराणिक स्थलों को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बल मिलेगा। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता आज अपना नामांकन फाइल करेंगी। माधवी लता लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा करने के लिए मंदिर गई और उसके बाद रोड शो करने निकल पड़ी। इस दौरान उन्होंने कहा कि असदुद्दीन खुद के कौम
को बर्बादी की ओर ले जाते हुए एक बार भी नहीं सोचते। आपको बता दें कि माजी नेता हैदराबाद लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद संसदीय सीट पे 13 मई को मतदान होना है। क्या कभी भी 40 सालों में एक भाजपा हिंदू महिला ठहरे तो मुसलमान और हिंदू मिलकर ऐसा एक त्योहार करते हुए नॉमिनेशन की तरफ जाना क्या आपने देखा है? यहाँ से शुरू हो रहा है इतिहास बदलना। यहाँ से शुरू हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास भी। यहाँ से इतिहास बदलने चल रहा है आबादी के तरफ, यहाँ से इतिहास बदलने चल रहा है भाग्य के ओर। अब हम बताएंगे कि ये हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट जीतकर हम भारत देश का शान भी बनाएंगे और ताज भी बनाएंगे। अकबर ओवैसी ने इसी बात पर कहा है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को ही फील्ड किया था, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ से बाहर हो रही है, क्योंकि जिनको हमने ठहरा है उनके खुद के कौम के लड़की को ठहरा है। उनको शायद अपने आप पर ही एक बार सवाल करने की समय आ गया है कि इस प्रकार के भाषा वो खुद के कौम के लड़की को जब भाजपा मौका देती है कहने में न झिझकने पर मुझे शर्मिंदगी आ रही है उस व्यक्ति का नाम लेने के लिए। मैडम, ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती है तो अमन सुकून खराब होगा, साथ में अगर दंगे होंगे तो मोदी जी इसके जिम्मेदार होंगे, भारत में अगर दंगे होंगे। इसका मतलब है पहले से दंगा करने का रेडी कर लिया असदुद्दीन ने। पता लग गया ना किस प्रकार का इंसान है वो। हम मिलके लेके जाने की बात कर रहे, वो धमकी भी दे रहे हैं और ये करे कि दंगे भी होंगे। ये है असदुद्दीन असली रंग। मैडम, एक बार पतंग काटने का एक इशारा तो बताइए जो बहुत वायरल हो रहा है आपका। पतंग काटने का इशारा जो आप कर रही है। हाँ तो क्या धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। चलिए अब आपको मिलवाते हैं लोकसभा के चुनाव लड़ रहे इन उम्मीदवारों से जिनकी चर्चा उनकी उम्र को लेकर है। यानी किसी ने 25 साल की उम्र अभी पूरी की है तो कोई अभी 30 साल का भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये सभी नजरों में बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष को पस्त करने में जुटा है तो विरोधी पार्टियां अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल करना चाहती हैं। सभी दल अलग अलग तरीके से वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और सियासी दल, सभी युवाओं को रिझाने में लगे हैं। जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने संगठन में 50 अंडर 50 का फॉर्मूला दिया है तो अमित शाह ने युवाओं को कलेजे का टुकड़ा तक बताया है। पीएम मोदी तो हर जनसभा में युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो सबकी नजरों में छाए हुए हैं, जो अपनी कम उम्र के चलते सबकी निगाह पर बने हुए हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे 3 युवाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने बिहार और राजस्थान में 2 लोगों को उम्मीदवार बनाया है तो चिराग पासवान की एलजेपी ने ऐसे एक युवा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजस्थान से एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम भी सामने आ रहा है जिसकी चर्चा चारों ओर है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिया है। प्रिया सरोज ने पिछले साल नवंबर में ही 25 साल की उम्र पूरी की है। प्रिया की स्कूलिंग दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुई है और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग सांसद बीपी सरोज से होगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी की ही कौशाम्बी लोकसभा सीट से अब तक के सबसे युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। इस आरक्षित सीट पर सपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री
इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। वे मार्च में ही 25 साल के हुए हैं। पुष्पेंद्र क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई कर राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज सियासी परिवार से हैं। इनके पिता इंद्रजीत सरोज 5 बार के विधायक हैं और उनका अच्छा सियासी रसूख है। पुष्पेंद्र सरोज का इस सीट पर बीजेपी के 2 बार से लगातार सांसद विनोद सोनकर से मुकाबला है। यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने 29 साल की इकरा चौधरी को टिकट दिया है। इकरा को सियासत विरासत में मिली है। इकरा के दादा से लेकर पिता और मां सभी सांसद रह चुके हैं। इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर किया है। वो कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है। इससे पहले इकरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इसमें उनकी हार हुई थी। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। संजना की उम्र 25 साल है और वो राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। साल 2021 में वो जिला परिषद की सदस्य बनी थी और उसके बाद उनकी राजनीति में पकड़ मजबूत हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कठुमर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि इसमें वो करीब 400 वोटों से हार गई थी। कांग्रेस ने झारखंड की रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा है। यशस्विनी ने इटली की एक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है और फिलहाल मुंबई सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा वो एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं। यशस्विनी झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट पर भी काम कर रही हैं। रांची में अब यशस्विनी का मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय सेठ से होना है। बिहार के समस्तीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी आर की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं शाम्भवी चौधरी भी सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक हैं। शाम्भवी के पिता अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं और इस समय जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं, जबकि शाम्भवी के दादा महावीर चौधरी भी बिहार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि शाम्भवी के ससुर कुणाल किशोर पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। समस्तीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद अब शाम्भवी चौधरी का भी राजनीति में डेब्यू हो गया है। शाम्भवी चौधरी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। शाम्भवी चौधरी ने सोशियोलॉजी से पीएचडी भी की है। वो काफी समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। शाम्भवी चौधरी के पति का नाम शायन कुणाल है। उनकी शादी 2022 में हुई थी। अब बात उस उम्मीदवार की जो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और काफी चर्चा में भी हैं। यह है रविंद्र सिंह भाटी। 26 साल के रविंद्र ने जैसलमेर बाड़मेर सीट से दावा ठोककर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर रखी है। राजस्थान के सामान्य परिवार से आने वाले रविंद्र भाटी ने 2019 में एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में कदम रखी थी। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के लिए जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 57 साल में पहली बार कोई निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बना। इसके बाद वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त को जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जितवाया। 2023 में बीजेपी से जब उन्होंने शिव सीट से अपनी दावेदारी पेश की, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और जीत भी हासिल की। कम उम्र के उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपना दावा तो ठोक दिया है। देखने वाली बात होगी कि कितनों को सफलता मिलती है, क्योंकि सभी का मानना है कि युवा सोच से ही भारत को विकसित होने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफ्स्पा को वापस लेने पर विचार करेगी और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की कमान सेना के हाथों से निकालकर जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाएगी। देखा जाए तो अब इसी से संबंधित इस खबर को आगे आते हुए देखा जा रहा है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को विशेष ट्रेनिंग दे रही है। इससे पुलिस कर्मियों को आतंकवाद से निपटने में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये ट्रेनिंग डोडा में बदरवा के भालरा स्थित व्हाइट नाइट कोर बैटल स्कूल में दी जा रही है। भारतीय सेना पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही है। इससे पहले भी पुलिस सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशंस में काम कर रही है। और लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। देख लेते हैं आज का विचार।
चाणक्य ने कहा है कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, कल मुलाकात होगी एक बार फिर से लंच टाइम में। आप सभी के साथ अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज।